करना है, किसका कहाँ यूज़ है, किस तरीके से हमें अच्छा बॉर्डर पे लगाना है, अंदर में हमें 19-20 भी मटेरियल चलाना है, फिर उसके बाद कैसे अलाइनमेंट करना है, कैसे हमें ये बीम वाला बांधने का करना है, रनिंग फिट वाला, ओवरलैपिंग समझाया था, ये सारी बातें आपसे करी थी। इसमें अगर कोई डाउट्स या सवाल आ रहे हों आपके दिमाग में कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं आई अभी समझ में, बोल सकते हैं प्लीज़। सर ये एक थोड़ा डाउट है कि इस टाइप का प्लॉट हो, हाँ तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, अगर मान के चलो नंबर ऑफ़ बैम्बू जो है ना आपके ऐसे आ रहे हों कि हम वी शेप ना बना पा रहे हों, सो ये भी हो सकता है कि आप एक बैम्बू को मतलब सॉरी रनिंग में आप 2 बैम्बुओं को एक साथ बांध सकते हो, रनिंग में 3 बैम्बुओं को भी एक साथ बांध सकते हो, पर रनिंग में 2 बैम्बुओं को एक साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सो स्टे लगाने के लिए फॉर एग्जांपल जब हमारी रनिंग में हम चालू किए, वी शेप हमारा बच गया, बना दिया, फिर उसके बाद 2 बैम्बू और हैं और फिर लास्ट का कॉर्नर का है, तो कॉर्नर तो हमें बांधना ही बांधना है, वो तो कंफर्म है, बट अगर 2 बैम्बू बच रहे हैं तो आप एक एंगल लगा के और वापस से एक बार बांधिए। हाँ, दोनों को, फिर चाहे आप कंटिन्यूसली में चारों बांध दो वो भी चलेगा, पर कंटिन्यूसली में 2 खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना फिर कमज़ोर हो जाती है। ठीक है कि नहीं। और सारी चीज़ जो है ना बेसिक हमने आपको बताई कि कितना हमको स्ट्रेच देना है, और जितना हम स्ट्रेच एक बाम्बू को देंगे उतना ही हम एवरी पोल को देंगे। ये मॉडल के अंदर यही स्किल आपके काम की चीज़ है। ठीक है कि नहीं, कि आप कितना और कितना समझ डाल के उसके अंदर काम करते हैं, तभी जाके उसमें परफेक्शन आएगा। और जब परफेक्शन आएगा तो ये मॉडल आप 5 से 6 साल तक रनिंग में चला सकते हैं। और इसमें अगर आप मेंटेनेंस हर साल करते गए तो ये मॉडल फिर मतलब चलता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। क्योंकि जैसे एक पोल आपने लगाया, 10 पोल लगाए, 10 में से हो सकता है 2 साल के बाद में एक पोल हमारा ख़राब हो गया, 2 पोल ख़राब हो गए, सो हमने वहीं के वहीं उसको रिपेयर कर दिया। अब जो नए पोल आपने लगा दिए अब वो अगले 4 साल चलेंगे, फिर जो पीछे के लगे थे वो अगले साल ख़राब होंगे। तो हर साल आप 15 दिन का वक्त निकाल के मेंटेनेंस करते हैं अगर उसका एवरी ईयर, तो फिर वो हमेशा रनिंग में चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता वो मॉडल। सो ऐसे है। सो बेसिकली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। और 2 से 3 साल तक तो आपको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, 3 साल के बाद आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, हम एक चीज़ कल आपको बताना भूल गए कि बैम्बू की हाइट जो है ना हमने 10 फीट रखी है स्टैंड वाला, और जब हमें 6.5 फीट पे लॉक करना है तो ऊपर बैम्बू खाली क्यों छोड़ना। ठीक है। अगर हम 1.5 जो है ना ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं और 6.5 हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, तो हमारा टोटल मिला के 8 फीट ही होता है। फिर हम 10 फीट क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए लेते हैं कि जो 2 फीट बैम्बू ऊपर निकालते हैं, ये बर्ड्स के लिए हम उनको टेबल कुर्सी अवेलेबल कराते हैं। बेसिकली ये सच्चाई है। जब आप कभी मौका लगे आप हमारे फार्म पे आइए सागर में। सो 4-5 एकड़ में हमने ये ऐसे मॉडल बनाए हुए हैं। और पूरी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट की है। अराउंड हमारे 16 एकड़ के फार्म में 7,500 प्लांटेशन है। 16 एकड़ के अंदर 7,500 पेड़ों का प्लांटेशन है, और 7,500 पेड़ों में करीब 2,200 प्लस स्पीसीज़ है। 2,200 प्लस स्पीसीज़ मतलब वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। ठीक है। मैंगो का हमारे पास 36 वेराइटीज़ का मैंगो है कलेक्शन, बनाना का हमारे पास 16 टाइप्स का कलेक्शन है, फिर आंवले का हमारे पास 12 टाइप का कलेक्शन है, और दुनिया भर के प्लांट, अचार, महुआ, बहेड़ा, हड़द से लेके जो भी प्लांट्स आपकी जुबान पे आए वो हमारे फार्म पे हैं। कोई भी ऐसा ट्री हमने नहीं छोड़ा जो हमारे फार्म पे ना हो। आके देख सकते हैं। हाँ, कभी भी, है ना, घर है आपका, कभी भी आइए। सो ओ फार्म के अंदर डाइवर्सिटी इतनी भयानक तरीके से तैयार की है। आपको हमारे फार्म पे करीब करीब 60 प्लस टाइप्स का बर्ड्स मिलेगा। बर्ड्स मतलब चिड़िया। हाँ, जिसमें एक से एक रंग मिलेंगे आपको। आज आप हर रोज़ एक अलग रंग का बर्ड्स देख सकते हैं, हर एक रंग का तितली देख सकते हैं। और हमारे पास करीब 12 तरह के सांप भी हैं हमारे फार्म पर। उसमें सफ़ेद भी है, नीला भी है, हरा भी है, पीला भी है, काला भी है, हर तरह के सांप हैं। मोर भी है, नेवला भी है, खरगोश भी है, सब एवरी मतलब जो भी इंसेक्ट और जीव होते हैं वो सब हमारे फार्म पे हैं। ये बायोडाइवर्सिटी जब आप क्रिएट करते हैं अपने फार्म पे, जो टॉपिक हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक के अंदर जब हम बाम्बू को 2 फीट हाइट पे ऊपर निकालते हैं, उसका पर्पज़ ही यही होता है कि जो भी हमारे बर्ड्स हैं
जो हमारे फार्म के अंदर जो वेजिटेबल्स आ रही हैं और उनमें जो इंसेक्ट आ रहे हैं, उन इंसेक्ट को कौन करेगा मैनेज? तो उसके लिए कुदरत ने बहुत सारी बर्ड्स बनाई हैं, चिड़िया बनाई हैं। ये चिड़िया क्या करती है? अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि मनुष्य के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो अपने लिए तो कुर्सी खरीद लेता है, ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं सोच पाता है। और जबकि हमें दूसरे इंसान के बारे में सोचने से ज़्यादा हमें दूसरे ऐसे इंसेक्ट के बारे में सोचना चाहिए जो दिन रात आपके लिए बिना छुट्टी मनाए आपके लिए काम करते हैं। सो हमने क्या किया? हमने कहा यार जब 8 फीट का बाम्बू लगा ही रहे हैं, है ना, तो जीवन में हमने एक चीज़ देखा है, हमेशा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हमेशा आप अगर ये कहें कि यहाँ पे रास्ता बंद है तो गलत सोच रहे हैं आप। रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है। हमें जो है ना सोच को रास्ते से आगे ले जाके सोचना पड़ता है, तो रास्ता हमेशा होती है। और हमने देखा है अक्सर जीवन में 2 विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा 2 विकल्प, 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया कुदरत ने, ऐसे 2 विकल्प हमेशा पैरेलली बनाए उन्होंने, या तो ये करो या तो ये करो। तो हमने कहा जब दोनों विकल्प साथ में खुले रहते हैं तो हम भी ऐसा कुछ करते हैं कि उनका भी काम हो और हमारा भी काम हो। तो हमने बैम्बू का हाइट 10 फीट रखा, इसलिए कि 2 फीट ऊपर छोड़ेंगे तो उनके लिए स्टैंड बन जाएगा, एक्स्ट्रा जो निकला रहेगा। तो बर्ड्स आके वो उस स्टैंड पे बैठेंगी, पहले देखेंगी किधर पे क्या है हमारा खाना, और निकाल के फिर उसी स्टैंड पे जाके फिर बैठ के खाएंगी अपना। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनका वहीं होएगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा, अब अच्छा देखो उनको कितना कंफर्ट जोन मिल गया कि अगर मान के चलो एक में पेट नहीं भरा तो इधर ही खा के दूसरा भी उठा लेंगे, सही है कि नहीं है, पेट भर खा लेंगे। तो वो कितना मतलब अंदर से खुश होंगे कि यार इतना बढ़िया अरेंजमेंट मिला हमको, सही है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट, जब बैम्बू हमारा ज़मीन के अंदर जो है वो 2 साल में 3 साल में जाएगा, क्योंकि वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहेगा, करेक्ट। तो 2 साल के बाद में वो बैम्बू पूरा डैमेज नहीं होगा, केवल जो ज़मीन के अंदर है वो डैमेज होगा। तो जो ज़मीन के अंदर है वो डैमेज हुआ, पर ऊपर जो निकला वो तो नहीं हुआ ना। तो हमने क्या किया, उसी बैम्बू को वापस से वहीं पर 2 फीट जो ऊपर निकाला था उसमें से 1.5 फीट वापस डाला, फिर आधा फीट छोड़ दिया, कुर्सी छोटी हो गई, कुर्सी छोटी होगी, ठीक है, पर है। सो वो 1.5 फीट नेक्स्ट 3 ईयर फिर काम आएगा। सो हमारा भी काम हो गया कि हमारा इनपुट जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमने वर्कआउट किया। अदरवाइज 3 साल के बाद में वो बैम्बू कोई काम का नहीं है, फिर आप उसको जलाने में लेके जाइए। सो अगले 3 साल तक हम अपने पूरे स्ट्रक्चर की कॉस्ट को रनिंग कर रहे हैं केवल 2 फीट की वजह से, और 2 फीट की वजह से वो भी खुश हैं, तो दोनों का रास्ता निकल गया। तो ऐसे करके आप सुबह में जब 6 बजे अगर हमारे फार्म को देखें तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 60 और बल्कि 100 तक जो है ना बर्ड्स आपको 1 एकड़ के फार्म के ऊपर बैम्बूस पर मिलती हैं बैठे हुए सुबह सुबह। और उनका काम होता है कि इंसेक्ट को चुनना और वहीं बैठ के आराम से खाना। तो दोनों काम हो गए हमारे, हमको स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको हमें भूखा रखने के लिए कोई पाप भी नहीं लगा, और बल्कि उन्होंने हमारे लिए ब्लेस और किया कि आपने हमारा पेट भर दिया, अब आपका भी आप भर लो, ऐसे करके। तो ये एक इकोसिस्टम है बेसिकली। अगर हम समझें कुदरत को तो कुदरत आपके लिए ही सब कुछ कर रही है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। और वो कहते भी नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि वो सस्टेन है, और जो चीज़ सस्टेन है उसको किसी की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों की ज़रूरत है कि हम जो है ना उसका लाभ कैसे लें, ठीक है। सो इसलिए है 2 फीट बैम्बू आपको निकालना है। सो अराउंड जो है ना 10 to 11 फीट का आपको बैम्बू लेना है हाइट, है ना, और उसका पर्पस यही हो कि ऊपर वो निकला रहे। और कोई सवाल? 2 साल के बाद में सभी बाम्बू 2 फीट सभी बैम्बू नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें आपने जैसे बाम्बू कल लगाए तो मटेरियल आपने देखा ना, कोई हल्का है, कोई पतला है, कोई मोटा भी है, कोई ठोस भी है, कोई पोला भी है। तो जो पोला होगा ना और जो कच्चा बैम्बू होगा वो जाके 2 साल बाद सड़ेगा, और जो एकदम ठोस और पका हुआ रहेगा वो 4 साल के बाद सड़ेगा, और जो इन दोनों के बीच का होगा वो 3 साल बाद सड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, हर साल जब हमारा 2-3 साल मॉडल हो गया, 3 साल के बाद में हमने फिर चेक करना चालू किया। तो जब हमारा साइकिल फरवरी से शुरू होगा और दिसंबर में जाके एंड होगा, आपके पास पूरा जनवरी का महीना है सॉइल को भी रेस्ट देने का, सॉइल को ट्रीटमेंट करने का, और मॉडल को रिपेयर करके वापस से कल्टीवेशन के लिए तैयार करने का। सो उस 1 महीने के पीरियड में आप एक बार जाके चेक कर लो, बस हर एक बैम्बू को पकड़ के ऐसे थोड़ा हिलाना है। जिसकी जान निकल जाएगी वो वैसे ही हिल जाएगा, जिसकी जान नहीं निकलेगी तो वो हिलेगा नहीं,
है कि नहीं है? तो बहुत सिंपल तरीके से आप चेक कर लो, लगा कि हाँ ये वाला गड़बड़ है, डाउट हुआ तो एक नीचे से लात मार के देख लिया, अगर वो निकल गया तो कंफर्म है, फिर रिपेयर कर दो, और लात मारने पे नहीं निकला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। ऐसे 15-20 मिनट लगते हैं चेक करने में। तो चेक कर लिया, वापस होल बना के उसको ही खोल के वापस उतार दिया, रिपेयर हो गया मॉडल, बस इतना ही है। और कोई सवाल? हाँ प्लीज। 2-3 एकड़ में लैंड है और उसमें पूरा मल्टीलेयर फार्मिंग करनी है, जी, तो कितने स्ट्रक्चर लगेंगे? आप एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। और ज़्यादा लैंड तो हाँ, मैक्सिमम एक इंसान ने 6 एकड़ का भी बनाया है अकोला महाराष्ट्र में। सिंगल हाँ सिंगल 6 एकड़ का, एक ही मॉडल 6 एकड़ का। बैम्बू पोल्स, हम्म? बैम्बू पोल्स, पोल्स। बैम्बू पे ही बनाया पूरा। हाँ, तो आप 1 एकड़ का एक भी बना सकते हैं, और रनिंग में भी आप बड़ा भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उसमें बीच में थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे हम अभी क्या करेंगे, लाइन से लाइन को जोड़ने के लिए वायर का इस्तेमाल करेंगे, फिर उस जगह पे आपको लाइन से लाइन जोड़ने के लिए 1 एकड़ के बाद एक बैम्बू का ही लाइन डाल दें, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बन जाए। बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना आपको अलग से। बाकी आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, पर सिद्धांत वही रहेगा। सिद्धांत पे आप बनाएंगे ना तो कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, हाँ प्लीज़। इसमें इस मॉडल बनाने में बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटीज। सो वी आर डूइंग इट टू सी दैट वी गेट ऑल दोस थिंग्स राइट। कुछ चीज़ें हम आपको राइटिंग में भी दे देंगे, बाकी हम बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी हर एक टॉपिक पे कनेक्ट कराते ही जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे है ये। तो बाकी कुछ लिटरेचर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो भी अच्छा रहता है। हाँ वीडियो भी हैं, पर वीडियो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, लोगों ने बनाए हुए वीडियो हैं। सो किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने पता चला कहीं का भी क्लिप डाल दिया, ऐसे है वो सब। सो वीडियो में उतना शायद आपको क्लियरिटी ना मिल पाए, लेकिन आपको हम जो थ्योरी सॉरी वो देंगे, क्या बोलते हैं, लिटरेचर, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। बाकी और कभी मौका लगे तो एक बार आप घूमने के लिए आ जाओ, देख जाओ एक बार, है कि नहीं है? हाँ एड्रेस भी होता है। हाँ एड्रेस हाँ, एड्रेस आपको दे देंगे, भाई प्रकाश जी को दे देंगे, तो आप सबको मिल जाएगा एड्रेस। और लिटरेचर मैं आजकल में ही आप इनको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना? सो कभी भी आप घूमने के लिए आ जाइए, मेडिटेशन के लिए भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा स्थान है। आपको सुबह से इतनी सुरीली आवाज़ें मिलेंगी कि आनंद आ जाएगा आपका, ठीक है? बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारा, मतलब हमारे पास समझ लो कि कुछ नहीं तो मतलब हज़ारों प्रकार के इंसेक्ट हैं हमारे फार्म पे, और वो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार आपको देखना चाहिए। क्योंकि जैव विविधता के बगैर जो है ना, हमारा जीवन संभव नहीं है। ये बहुत गहराई से हमें बात समझना पड़ेगी। जब तक हम इंसानों से दोस्ती बनाओ या ना बनाओ, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस से दोस्ती ज़रूर बनाओ, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके जीवन को चलाते हैं, और वो भी आपसे पैसा नहीं मांगते, और ना ही कभी आपसे कोई एक्सेप्टेशन रखते कि आप उनके लिए ये करो। ये सच्चाई है। आप सोचिए, पेट के बैक्टीरिया आपका पूरी ज़िंदगी, जब से आप पैदा हुए तब तक मरोगे नहीं, तब तक खाना पचाते हैं। कभी चबन्नी मंगाया उन्होंने आपसे कि 5 रुपये दो करके, नहीं तो नहीं आज करेंगे नहीं ना, कितना निस्वार्थ भाव से काम करते, सोचिए। सो बेसिकली जितने सारे इंसेक्ट हैं वो हमारे लिए सब लोग काम करते हैं, पर हम उनके लिए 1 मिनट के लिए भी एक थैंक्स का भी भाव नहीं रखते। ये सच्चाई है, तो ये हमें रखना चाहिए, उससे आपकी मानवीयता का परिचय होता है, ठीक है? और कोई सवाल? Parrots will eat maize, right? They are actually eat insects, or their feed is only maize? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है तो हर तरह की क्रॉप के इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए कुदरत ने बनाई हैं सारी चीज़ें, बस हमें उनको इनवाइट करना होता है। और वो इनवाइट तभी होंगे, आपको बुलाने के लिए किसी को नहीं जाना है, उनका माहौल उनको क्रिएट करके देना है। कल हमने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, दूध से दही बनेगा, तो आप किसी भी बैक्टीरिया को इनविटेशन देने नहीं जाते, आप केवल एक माहौल बनाते हैं वहाँ पर, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती है। हमने क्या किया, पूरे फार्म के अंदर 7,500 पेड़ों का समायोजन किया, वो सारे लोग ऑटोमेटिकली आए। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है, कुदरत का यही सबसे बड़ा विज्ञान है। Actually, parrots are eating maize crop, right? हाँ Why they are damaging the maize crop? Parrots? हाँ करते हैं, पर उसके लिए जो है ना, आप उसके लिए अभी हम इंसेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक लेंगे ना, तो उसमें वो एकदम क्लियर होएगा बात, है ना, कि हमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे करना चाहिए, वो है टॉपिक के अंदर।
पर एक ये अभी कॉमन बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो और कोई सवाल है? क्लियर? तो हमें लगता है कि हम लोग पहले मॉडल निपटा के आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सन चढ़ेगा तो फिर वापस आ जाएंगे इधर, ठीक है। सो थ्योरी कर लेंगे, क्योंकि वो एक बार हो गया ना तो हमारे पास समय जो बचेगा फिर हम और चीज़ों में लगा देंगे समय, ठीक है कि नहीं। प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ प्रैक्टिकल, है ना। सो थोड़ा ही काम बचा है, मेन काम हो गया। मेन काम होता है लेआउटिंग में, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एक बार लेआउट प्रॉपर बन गया फिर आगे का काम अपने आप होता चला जाता है स्टेप बाय स्टेप, पर लेआउटिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम घर का लेआउट बनाते ना, किधर हॉल निकालना, किधर ड्राइंग रूम करना, किधर क्या करना, एक बार लेआउट हो गया फिर उस पर काम चालू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ये भी है। सो लेआउटिंग में थोड़ी कसरत करना पड़ती है और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो अब हमें बस केवल वायरिंग करनी है और जाल बुन के और पर्दा लगा के और उसमें कल्टीवेशन करना है। बस ये 3-4 काम रह गए। मे भी हो सकता है अगर आज में हम निपटा लें तो बहुत बेटर होगा। हमारे पास जो वक्त बचेगा हम और कामों में लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, ये स्लिप हो जाता था। इसलिए हो जाता था कि पिछले वाला व्यक्ति जो है ना, जो वायर पे हम लॉक करते हैं उसको ज़्यादा दबा देता है। जब वो ज़्यादा दबा देगा तो उसका अलाइनमेंट बिगड़ेगा। अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो क्या होगा, वो ऐसा होएगा और आपको लपेटना है तो वो तो फिर सरकेगा ना ऐसे। तो ज़्यादा अगर हम प्रेस कर देंगे तो वो सरकेगा ही। वो उसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बस आप ये है कि जितना एक को दबा रहे हो उतना सबको दबाओ। अगर एक ने कोई को ज़्यादा दबा दिया तो फिर सरकेगा, वो कॉम्प्लिकेशंस आएगा। तो इस पूरे मॉडल के अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसमें हर एक के अंदर जितना फोर्स, जितना बल, जितना स्ट्रेस, जितना टेंशन हम सबको देते हैं, एक को देते हैं, उतना हमें सबको देना है। यही है इस पूरे सेशन के अंदर, है ना। संतुलन बना के रखना है, असंतुलित नहीं होना है कि ताकत आई है तो ज़ोर से कर दिया, कोई ने मोटिवेट कर दिया तो और ज़ोर से कर दिया। ऐसे हो जाता है। स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। वेट ना, वेट एक ट्रक जो है ना 1 एकड़ में एक टाइम में लोड ले लेगा। वो एक ट्रक का मतलब 200 कुंटल से भी ज़्यादा एक बार में बहुत वेट ले लेता है। हमको लगता है वो ऐसे, पर वो वायर जो है ना बड़े वायर पे जाएगा, बड़ा वायर बैम्बू पे जाएगा, बैम्बू सीधा खड़ा हुआ है तो वो लोड अल्टीमेटली ज़मीन में जाता है। उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वेट वायर पे आए ही ना, वेट वायर पे रहेगा बट वो सीधे बैम्बू के पास जाएगा। सो कितना भी लोड हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक टाइम में जो है ना 200 कुंटल वेट एक टाइम में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना भी वेट लगा दो, कोई हर्ज नहीं उसमें। पर एकड़, पर एकड़, हाँ पर एकड़। हाँ लगा सकते, कोई नहीं। पम्पकिन लगा सकते, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड सब लगा सकते इसके अंदर। तरबूजा लगा सकते, खरबूजा लगा सकते हैं, ये सब भी लगा सकते हैं। क्रॉप कोई भी लगा सकते हैं। ग्राउंड में हाँ करते हैं ग्राउंड पे, पर आप ऊपर में भी कर सकते हैं। सर इसमें पपई का जो पेड़ जाएगा तो पपई ऊपर लगेगा कि नहीं, पपाया जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर ही फलेगा और वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा। कुछ दिमाग में आ रहा है? वायर का समझ में आ गया ना आपको, लॉक करने का समझ में आ गया, ठीक है। उसको प्रॉपर टेंशन देने का समझ में आ गया, एक के बाद एक जाला बुनने का समझ में आ गया, डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब नहीं बनेगा फाइनल, हाँ बस इतना ही है। अब बस हम उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से उसको पर्दा लगाएंगे ताकि जो दीवार है वो कवर हो जाए बेसिकली। सो हम एक पौधों को एक सही इन्वायरमेंट में उगने के लिए एक वातावरण बना रहे हैं, एक कंफर्ट जोन उनको दे रहे हैं ताकि वेजिटेबल को, सब्जियों को एक अनुकूलित वातावरण मिले और उसमें उनको ज़्यादा गर्मी का, ज़्यादा ठंड का कोई फ़र्क ना पड़े, एक संतुलित वातावरण मिले। और संतुलित वातावरण मिलने से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मतलब परफॉर्मेंस अच्छा आएगा कुल मिला के, है ना। और अगर वेदर का अप डाउन सिचुएशन होता है तो फिर क्रॉप पे फ़र्क पड़ता है उसका, ऐसा। तो उसके लिए हम चारों तरफ से दीवार भी बनाएंगे, बॉल बनाएंगे। तो बेसिकली बॉल के लिए हम 2 साड़ियाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 साड़ियों को आपस में सिल लेते हैं
और फिर उसका पर्दा लगाते हैं। सो इनकेस अगर ये पॉसिबल है आपके लिए साड़ियाँ अरेंज होना मिलना, तो आप वैसे करिए, और अगर नहीं तो फिर हम लोग फिर ग्रीन नेट वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। पर ग्रीन नेट यही है कि बाज़ार से आपको लेना पड़ता है और बायोडिस्पोजेबल मैटर नहीं है वो, तो फिर ये एक मटेरियल आपको ये यूज़ करना पड़ता है। अगर साड़ी है तो साड़ी डिस्पोजेबल मैटर होती है, आप सूती का साड़ी ले लीजिए, या रिजेक्टेड कपड़ा भी आपको अगर सूती का मिल जाए कहीं पे तो वो आप ले लीजिए। अराउंड 880 फिट आपको चाहिए पड़ता है, रनिंग फिट 1 एकड़ के लिए। सो उससे कर सकते हैं हम लोग, साड़ी यहाँ से ही करते हैं। हमारे यहाँ सेकंड हैंड मार्केट चलता है कपड़े का, तो हम लोग वहाँ पे जाके और जो लोग सेकंड हैंड कपड़ा बेचते हैं ना उनसे बोल के रखते हैं हमको साड़ी चाहिए, भले थोड़ा फटा भी होगा तो चलेगा और छेद भी होगा तो भी चलेगा, तो वो हमको करीब अराउंड 70 to 18 रुपीज़ में अरेंज करके देते हैं एक साड़ी। सो मैक्सिमम 20 रुपीज़ हमारे घर आके पड़ता है वो। सो 1 एकड़ में 250 साड़ी लगती है, सब मिला के 5000 के अंदर ये सारा काम हो जाता है पूरा पर्दा करने का। और एक बार लगाने पे 5 साल तक चलाते हैं हम उसे, तो 1 साल का खर्चा 1000 रुपये ही होता है, तो बहुत चीपर है। अगर हम ये ग्रीन नेट खरीद के लाते हैं तो 30,000 का 1 एकड़ का खर्चा होता है, और प्लास्टिक भी है वो नेसेसरी है कि नहीं है, तो वो हमारे बायोडिस्पोजेबिलिटी के सिद्धांत के थोड़े विपरीत हो रही है बातचीत। बाकी ये वायर वगैरह तो डिस्पोजेबल मैटर है, ये आयरन है बेसिकली, ये धातु है, मेटल है, धरती से निकाला गया है, वापस ये धरती में जाके डिस्पोजेबल हो जाता है। इसमें हाँ रस्ट लग के ये पूरा आप इसको इकट्ठा करके मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी बन जाएगा ये। सो हाँ साड़ी लगानी है 6.5 फीट तक लगानी है क्या पूरी? 6.5 फीट से, मतलब जो हमने आड़ा बैम्बू कवर किया ना वहाँ से लेके हम पूरा नीचे तक उसको ढकेंगे। हाँ पूरी दीवार वॉल ढकेंगे उसको, ऐसा करना है। सो और हाँ साड़ी मीन्स अम्मा के पास है जो वो 6.5 दो मिला के एक साड़ी का जो विड्थ होता है ना 4 फीट होता है, सो 2 मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। सो 6.5 फीट आराम से कवर होगा, थोड़ा सा ओवरलैप ऊपर होगा, थोड़ा सा ओवरलैप नीचे होगा, ऐसा। हाँ ऐसा बांधने का, करेक्ट बिल्कुल। हाँ मिडिल में ओवरलैप कर दो थोड़ा सा, और ऊपर में भी थोड़ा ओवरलैप होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसे 8 फीट वो कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। और एक साड़ी 18 से 20 फीट का होता है, 18 to 20 फीट। हाँ फिर आप जोड़ते जाइए, उसमें जोड़ते जाइए, बड़ा सा पर्दा बना लो। सभी साड़ी पहले हम लोग पूरा 3 एकड़ के फार्म को इसी से कवर किया है, साड़ी से। सभी साड़ी सिलाई मार के ही जोड़ना है? सिलाई मार के ही जोड़ना पड़ेगी कंप्लीट, पूरा एक पर्दा बना दो। 250 साड़ियों को आपस में सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा बनेगा एक लंबा सा। थोड़ा काम होता है उसमें। साड़ी वालों को ही बोल दो ना कि जोड़ के ही दे दो, 25 रुपये ले लेना, तो वो सीधा एक लंबा ही पर्दा बना के दे देंगे आपको, फिर उठा के अपन बस बांध दें। ऐसे कर सकते हैं, करने को हो सकता है, और साड़ियाँ भी इजी मिल सकती हैं। हम लोग तो दिवाली पे जो है ना बहुत सारी फैमिली से अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, उनको बोलते दिवाली पे हम आपको अच्छा वेजिटेबल का एक बकेट दे देंगे, आप हमको साड़ी दे दीजिएगा। सो ऐसे हम लोग 200-400 साड़ियाँ आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। ये सच्चाई है, उसमें क्या है, लोग साड़ियाँ देते ही हैं ना दूसरों के लिए, तो हमको दे दो, हम वापस आपको कुछ दे भी देंगे। तो थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखो, साड़ियाँ मिलेगी। हाँ और कोई सवाल? ये बॉर्डर हमने छोड़ा है ना 5 feet एंड वी हैव मेड दैट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे भी तो वेरी हो सकता है ना बीट्स ना? हाँ। हाँ बाहर बॉर्डर की तरफ बीट्स होंगे, सो उसमें हम बाहर की तरफ और कुछ लगाएंगे, जैसे हम बनाना लगा देंगे, शुगर केन लगा देंगे, पिजन पी लगा देंगे, ड्रम स्टिक लगा देंगे, ऐसा कोई क्रॉप लगा देंगे, या फिर हम गायों के लिए फॉडर भी लगा सकते हैं। सो वो विंड के प्रेशर्स को भी मेंटेन करेगा, थोड़ा सा कूलिंग भी बना के रखेगा, और वो जगह का यूज़ भी हो गया। ऐसा तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा ही करते हैं। और कोई सवाल दिमाग में? ट्रांसपेरेंट लगाना होता है क्या चीज़? साड़ी वो सब
ऐसा कुछ नहीं है ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी साड़ी हो, सूती कपड़े की हो ताकि वो बायोडिस्पोजेबल हो, प्लास्टिक मटेरियल की ना हो, ऐसा है ना। और कुछ दिमाग में है? कुछ है दिमाग में और? ख़त्म? ठीक, आगे बढ़े। अभी हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारे पास कुछ 40-45 मिनट के आसपास का वक्त है। इस वक्त में हम पहले सॉइल को समझने की कोशिश करते हैं, और मिट्टी हमारे पूरे सेशन का भी और एग्रीकल्चर का पहला सब्जेक्ट है, अध्याय है। मिट्टी के बारे में क्या जानना है आपको? मिट्टी के बारे में पहले मिट्टी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, परिभाषा, ठीक है कि नहीं? परिभाषा मिट्टी की क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी एक लिविंग बॉडी है, कल परसों में चर्चा हो चुकी है, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे बैक्टीरिया का समूह है, बहुत सारे लाइव बैक्टीरिया का समूह है, उसको हम मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी कोई अलग एलिमेंट नहीं है, मिट्टी बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है। 1 ग्राम सॉइल में 1000 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। कितना? 1000 करोड़, 1000 करोड़ 1 ग्राम मिट्टी में। 1 ग्राम मतलब इतना सा होता है। इतनी सी मिट्टी में 1000 करोड़ जीवाश्म होता है। इतने बैक्टीरिया की कॉलोनी मिट्टी कहलाती है। ये लिविंग बॉडी है बेसिकली, और इस पर लिविंग बॉडी जब है तो सारे नियम लागू होंगे, भोजन, पानी, हवा का भी, ठीक है, 5 एलिमेंट का भी, साथ में फूड, रेस्ट, वेस्ट का भी, फिर साथ में और भी जो भी नियम है वो सारे इस पर लागू होंगे। मिट्टी को समझना है अगर, तो मिट्टी को लिविंग बॉडी के रूप में आप देखिए, जिंदा प्राणी के रूप में, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि मिट्टी जैसे हम सभी लिविंग बॉडी हैं, पर हमारे गुण और काम तो अलग है ना, सही है कि नहीं है? हम लिविंग बॉडी हैं, पर हमारा काम और गुण मतलब आदत बोल सकते इसे अपनी भाषा में समझने के लिए, अलग है। ऐसे ही मिट्टी भी लिविंग बॉडी है, लेकिन उसकी आदत और गुण अलग अलग हैं। हम ह्यूमन जैसे हैं। कैसे? हिंदुस्तान में बहुत सारे मिट्टी के प्रकार हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल, अराउंड 1000+ टाइप्स की सॉइल हमारे देश में है, 1000+, इतने प्रकार हैं मिट्टियों के। अब जहाँ पर हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं या गुणात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। इनके पास अलग गुण है, इनके पास अलग गुण है, इनके पास अलग गुण है, तो ये कुछ और करेंगे, ये कुछ और करेंगे, ये कुछ और करेंगे। इसका यही मतलब हुआ ना। अगर यही बात आप मिट्टी पे लेके जाएं, इसका मतलब मिट्टी भी यहाँ की कुछ करेगी, वहाँ की कुछ करेगी, यहाँ की कुछ करेगी। ये कुछ इस तरीके से है कि हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि सॉइल के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी क्रॉप को लगाएं। तो शायद हमारा नॉलेज बहुत फिल्टर हो जाएगा और हम बहुत इजी तरीके से मिट्टी को समझ सकते हैं और उसमें क्या उग सकता है वो समझ सकते हैं। इनकेस अगर ये नहीं समझा आपने, तो हमारी पूरी व्यवस्था या पूरा कार्यक्रम या पूरा काम फेल है। कुछ इस तरह से कि अगर कोई व्यक्ति के पास स्किल है एरोप्लेन उड़ाने का और वो आपके पास काम मांगने के लिए आया, तो आपने कहा यार ये लो साइकिल की चाबी लो। सही है कि नहीं है? क्या करेगा बंदा? अब चूंकि उसको काम करना है और आपको काम देना है, तो काम तो आपने दे दिया और उसको काम करना है, तो क्या करेगा? अब उसको साइकिल चलानी तो आती नहीं है, तो वो क्या करेगा? उल्टा पुल्टा चलाएगा, खड्डे में गिराएगा, पंचर कर देगा, तोड़ देगा कुछ, खुद भी गिरेगा, चोट खा जाएगा, शाम को उल्टा पुल्टा करके दिन भर के आ जाएगा, बहुत सारा नुकसान लेके आ जाएगा। सही है कि नहीं है? और आपको बताना भी पड़ेगा, शायद बार बार वो पूछेगा तो आपको बोलना भी पड़ेगा, गाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर साइकिल चलाने वाले को आपने एरोप्लेन की चाबी दे दी तो भी गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि साइकिल चलाने वाले को कुछ नहीं आता और ऐसा भी नहीं है कि एरोप्लेन चलाने वाले को कुछ नहीं आता। दोनों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पर हम उस प्रॉपर्टी पे काम ना करके कुछ और ही काम करवा रहे हैं उससे, और ये गलत है। अगर हम मिट्टी को भी ऐसे ही कुछ समझें कि ये मिट्टी गन्ना उगा सकती है और वो मिट्टी धान उगा सकती है, और गन्ना वाली मिट्टी पे अगर धान उगा रहे, तो गलत कौन है? हम हैं।
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये तो धान उगा सकती है, हम उसको गन्ना दिए जा रहे हैं कि गन्ना उगाओ, तुम गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, और फिर वो गन्ना उगाएगी नहीं, वो फिर कहेगी कि इससे अच्छा हम घास ही उगा दें। सही है कि नहीं है? सो इस चक्कर में क्या होगा, एफर्ट्स ज़्यादा डलेंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगी, बहुत सारी परेशानियां बढ़ेंगी, और लास्ट में यील्ड नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएंगे। सो आपके दिमाग में निराशा आएगी। तो हमें साइंस जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा ना, ऊपर ऊपर समझने से कुछ नहीं होता। पड़ोसी ने बोल दिया, कंपनी वाले ने बोल दिया, केबीके ने बीज दे दिए, सरकार ने सब्सिडी दे दी, इसका क्या मतलब है? आपके खेत में क्या उग सकता है ये तो नहीं बताया किसी ने। ये कौन बताएगा, कौन बताएगा ये? तो इसके लिए डीप में आपके पास विज्ञान होना चाहिए, और डीप में आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आप मिट्टी के बारे में ये पता करना चाहते हैं कि ये क्या कर सकता है, तो मिट्टी को समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम इनके बारे में समझना चाहें कि इनसे हमें क्या काम लेना, तो इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। जब हम इनके बारे में एक बार जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम कर सकते हैं, इनको वही काम दिया जाए ताकि ये परफॉर्मेंस लेके आए। क्लियर हो रहा? तो स्किल्ड के हिसाब से अगर काम आप बांटते हो तो 100% रिजल्ट आएंगे, कम लागत कम मेहनत में। और अगर स्किल्ड के विपरीत अगर आप काम बांटते हो तो रिजल्ट बहुत कम आएंगे और एफर्ट्स दुगने लगेंगे। और यही हमारे किसानों के साथ हो रहा है। पता ही नहीं है किसी को कि हमारे खेत में गन्ना उगाएं या मक्का उगाएं, पड़ोसी जो उगाता है वो हम उगा देते हैं, ठीक है कि नहीं? या फिर जिस चीज़ के हमें फ्री में बीज मिल जाते हैं हम वो कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही चलता है, ठीक है कि नहीं? सो मैक्सिमम जहाँ तक अगर हम देखें तो 98% किसानों को ये नहीं पता कि हमारे खेत में क्या पोटेंशियल है, क्या उग सकता है। लोगों को बच्चों के बारे में नहीं होता, खुद के बच्चों के बारे में कि वो क्या कर सकता है, तो खेत के बारे में कहाँ से पता कर पाएंगे? सो इसके लिए बहुत ही आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिट्टी के प्रकार हम सबसे पहले लिखते हैं कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है, क्योंकि ये प्रकार पता होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस मिट्टी में हम क्या उगा सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में अगर हम जाएं तो सॉइल साइंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे पीएचडीयाँ भी होती हैं और इसका पूरा सिलेबस है। लोगों की उम्र निकल जाती है सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या करते हैं, गोभी उगाने वाली फील्ड में गन्ना उगाते हैं लोग। ये सच्चाई है, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे ही होता है। तो मैं आपको एक बहुत सरल नॉलेज में बता देता हूँ, क्योंकि देखो लोग क्या है ना, सब्जेक्ट समझते हैं, हम सीधा मिट्टी को समझते हैं जिससे हमें काम है। सही है कि नहीं है? सब्जेक्ट को समझोगे तो क्या समझोगे सब्जेक्ट के अंदर, समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ, पेपर लिखते जाओ, किताबें बढ़ते जाओ, पन्ने बढ़ते जाओ, ये सब चलता रहता है। पर आपको जिससे काम लेना है उसको 2 मिनट समझ लो, ख़त्म हो गया। सही है कि नहीं है? तो वही हमने किया इन 15 सालों में। हमें बताया नहीं किसी ने, पर ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूरा जो है मिट्टी को समझने का प्रयास किया। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। वैसे तो अगर हम ये बात लिख रहे हैं तो लगभग 1000+ टाइप्स की सॉइल है हमारे देश में। अब कन्फ्यूज़न यहीं से चालू होती है। 1000 प्रकार की अगर मिट्टी है तो हमारा कौन सा नंबर है, हमारे खेत का कौन सा नंबर है? 600 है या 700 है, 750 है, 760 है, क्या है हमारा नंबर? और उसमें क्या उगेगा? तो भेजा फ्राई है ना ये पूरा नॉलेज। तो ये भेजा फ्राई नॉलेज में हमें नहीं जाना, बहुत सिंपली फॉर्म में हमें पता करना है कि हमारे खेत का सॉइल कौन सा प्रकार का है और उसमें क्या उग सकता है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ सॉइल, सो 1000 से भी ज़्यादा प्रकार हैं मिट्टियों के, लेकिन आपको नॉलेज को फिल्टर करते हुए हम आपको 3 टाइप्स में सॉइल को डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। ओनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें सारी 1000 प्रकार की मिट्टियाँ आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, ठीक है? सो पहला मिट्टी का प्रकार है काली चिकनी मिट्टी। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखना, थोड़ा इस पे नाम पे नहीं जाना। कई बार हम क्या होते हैं ना, नाम से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, पर ये अपवाद भी होते हैं इसमें। हाँ, कई लोगों के नाम वैसे होते हैं जैसे वो होते हैं, पर कई लोगों के नाम ऐसे होते हैं जैसे वो होते ही नहीं हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, हम अपने से बता रहे हैं आपको। हमारे दादाजी का नाम है गरीब दास चौरसिया।
लेकिन सारी उम्र उन्होंने इतने पैसे बांटे लोगों के लिए, इतने पैसे बांटे कि अगर वो उतना पैसा खुद रखते तो शायद हमारे पास 100 एकड़ ज़मीन आती बंटवारे के बाद भी। लेकिन बांटते रहे। नाम है लेकिन गरीब दास। कितना आप सोचिए, आप नाम पे जाएंगे तो कैसे लगेगा आपको कि ये गरीबों के दास हैं। खैर, तो यहाँ पर काली चिकनी मिट्टी का मतलब ये नहीं है कि वो काली ही है और चिकनी है, नाम है उसका वो। पर नाम से फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि काली चिकनी मिट्टी किसको बोलेंगे? तो इसके 3 मेजर गुण हैं, मेजर गुण हैं इसके 3 पकड़ने के। पहला गुण है कि ये मिट्टी स्वभाव पे पानी को पकड़ती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, पानी को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, पानी मिला तो छोड़ना ही नहीं, कीचड़ बनाना। ठीक है, इसको हम कीचड़ बनाना भी बोल सकते हैं। सो काली चिकनी मिट्टी का पहला गुण है, प्रॉपर्टी है उसकी, कि वो पानी को होल्ड करके रखती है। बारिश गिरती है जल्दी सूखने का नाम नहीं लेती। सीमेंट जैसा बिहाव करती है। सीमेंट कैसे बिहाव करती है ना, कि पानी डालो तो वो कीचड़ जैसी बनी रहती है, वैसे ये पहला गुण है, पानी को पकड़ना। दूसरा गुण है इसका कि जब पानी ना मिलेगा इसको तो बड़े बड़े क्रैक बनाना। दरार बोलते हैं इसे हिंदी में, क्रैक बनाना। आप लिख सकते हैं बिग बिग टाइप्स ऑफ क्रैक। ठीक है, बड़े बड़े प्रकार के क्रैक। सो इतने बड़े क्रैक कि आप उंगली डाल सकते हैं, हाथ भी डाल सकते हैं। मिट्टी फट जाती है। जब पानी इसको मिलता है तो ये कीचड़ बनाती है, और जब पानी नहीं मिलता तो बड़े बड़े क्रैक बनाती है। ठीक है, मतलब आप खेत में घूमेंगे गर्मी के टाइम में तो आपको दिखेगा अरे बाप रे इतनी फट गई मिट्टी, पैर ना चला जाए इसमें, ऐसे करके। सो ये दूसरा कैरेक्टर है उसका। तीसरा कैरेक्टर है इसका कि ये प्योर मिट्टी होती है। प्योर मिट्टी का मतलब टोटल सॉइल होती है, ये टोटल सॉइल, इसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा। कैसे पकड़ेंगे कि ये टोटल सॉइल है? तो 2 गुण हमने पकड़ लिए, तो तीसरा गुण पकड़ना बहुत आसान है। 1 किलो मिट्टी लो, पानी में घोलो, पूरी मिट्टी घुल गई तो समझ लो वो प्योर सॉइल है। और पानी में नहीं घुली, नीचे जाके बैठ गया कुछ, तो समझ लो वो प्योर सॉइल नहीं है। तो ये 3 अगर आइडेंटिफिकेशन अगर आपका कोई भी सॉइल दे रही हो तो आप समझ लेना कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल की कैटेगरी है। और अगर ये कैटेगरी की सॉइल है तो इस वाली मिट्टी में केवल और केवल ग्रेन्स उगाने की पावर होती है, क्योंकि इसमें पोटासियम बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है। पोटासियम एलिमेंट इस सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और पोटासियम एलिमेंट ही ग्रेन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिस मिट्टी में ये गुण होगा उसमें आप चावल लगा दीजिए, बिना खाद के चावल होगा। इस मिट्टी के अंदर आप चने बो दीजिए, बिना पानी के, बिना खाद के, ये मिट्टी चना आपको बेहतर उगा के देगी। आप इसमें अलसी बो दीजिए, मटर बो दीजिए, तिलसी बो दीजिए, इसमें आप ज्वार बो दीजिए, मक्का बो दीजिए, बाजरी बो दीजिए। ये सारे जितने ग्रेन्स होते हैं, दाने, वो सारी क्रॉप ये मिट्टी को सूट करती है। मतलब इन फसलों को उगाने के लिए जो गुण चाहिए या जो तत्व चाहिए वो इस मिट्टी में भरपूर होते हैं। क्लियर हो गया? तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी लागत कम लगेगी, बीज के रूप में, खाद के रूप में, दवाई के रूप में, पानी के रूप में और बाकी की चीज़ों के रूप में, और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी परेशानी घटेगी। और अगर आप उल्टा करोगे, इसमें कद्दू उगाने बैठ जाओगे तो क्या है, बहुत खाद डालना पड़ेगा, बहुत दवाई डालना पड़ेगी, बहुत परेशानी करना पड़ेगी, और कद्दू इतना सा होएगा। सो ये चीज़ है, क्योंकि इसके लिए नहीं है इस मिट्टी के पास ये उगाने का, समझ गए ना? तो ब्लैक कॉटन सॉइल में ग्रेन्स क्रॉप उगती है, और ये भारत में ये मिट्टी लगभग 20 से 25% के आसपास हमारे देश में है। ये ग्राउंडनट इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ग्रेन्स मतलब दाना, वो ऑयल सीड्स में आएगा ग्राउंडनट। अब सेकंड बड़ी कैटेगरी है रेतीली मिट्टी। इसको बोलते हैं हम सैंडी सॉइल। हाँ? ठीक है,
ये मिट्टी का कैरेक्टर क्या होता है, तो जो कैरेक्टर पहली वाली मिट्टी के हैं उसी फॉर्म में इसके भी कुछ कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये पानी को पकड़ती है ना, ये पानी को बिल्कुल नहीं पकड़ती है, इसके पास वाटर होल्डिंग कोई कैपेसिटी नहीं है। आप पानी दोगे सट से पानी को झाड़ देगी। ये बड़े बड़े क्रैक्स बनाती है, ये क्रैक्स ही नहीं बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्योर सॉइल होती है, ये 60% प्लस जो है ना रेत होती है, मतलब सैंड पार्टिकल होते हैं, रेत के कण सैंड पार्टिकल्स होते हैं। 60% प्लस सैंड पार्टिकल होना, मतलब अगर किसी सॉइल में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल जाए जिसमें मिट्टी कोई पानी ना पकड़े, मिट्टी में कोई क्रैक्स ना आए और मिट्टी में 70% 60% प्लस सैंड पार्टिकल दिखें आपको, छोटे बड़े मझोले हो सकते हैं, तो आप समझ लेना कि वो रेतीली मिट्टी है। और अगर वो रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर गंधक एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सल्फ़र एलिमेंट होता है। और सल्फ़र एलिमेंट का काम है पल्प बनाना, यानी कि इसमें पल्प बेस्ड क्रॉप्स होंगी। पल्प बेस्ड क्रॉप मतलब कि कद्दू उगा लो आप इसमें लौकी उगा लीजिए, आप इसमें खीरा उगा लीजिए, आप इसमें ककड़ी उगा लीजिए, आप पम्पकिन उगा लीजिए, आप इसमें तरबूजा खरबूजा उगा लीजिए। ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें पल्प होता है। पल्प मीन्स गूदा, और ये पल्प बनाने का काम करता है गंधक, सल्फ़र। ठीक है कि नहीं? तो जिस मिट्टी के अंदर सैंड पार्टिकल ज़्यादा हैं, समझ लो उस मिट्टी के अंदर सल्फ़र एलिमेंट ज़्यादा है। और जिस मिट्टी के पास सल्फ़र एलिमेंट ज़्यादा हैं उससे आप गूदा वाली बनवाने वाली फसलें लगवाओगे तो वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देगी कि आपसे सीड के अलावा कुछ नहीं मांगेगी। और अगर इसका एग्जाम्पल दें, यूपी से कोई बिलोंग करता हो या ऐसे इलाकों से आप कोई लोग बिलोंग करते हो या आपने अपने जीवन में कभी ऐसे देखा हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदी वाला इलाका रहता है, समर सीजन में अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी और ये तरबूजा खरबूजा सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और ख़ासकर यूपी में अगर आप चले जाइए तो वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में जो एरिया है, पूरा जो संगम नेटवर्क है नदियों का, वो जब ड्राई होता है गर्मी में तो उसके अंदर इतनी सिल्ट और रेत जमा होती है, लोग जाके वहीं पे रेत मतलब नदी के अंदर जाके केवल सीड्स लगाते हैं, कोई खाद नहीं ले जाते, कुछ पानी नहीं ले जाते, वहीं से करके पानी दे देते हैं और कोई वहाँ पे दवाई नहीं डालते। और इतनी ककड़ी पैदा करते हैं कि आप यूपी में अगर गर्मी में कोई ट्रेन में भी चढ़ जाए ना तो आपको एक बोगी में 10 लोग ककड़ी बेचते हुए मिलेंगे आपको, इतनी भयंकर होती है। और आप जैसे ही शहर में बाहर जाएंगे तो 10 दुकानों में से 8 दुकानें खीरा ककड़ी तरबूजा की मिलेंगी आपको। इतना भयंकर पैदा होता है बेहिसाब, और हर साल होता है और कोई खाद नहीं डल रहा है। तो ये कुदरत का गुण है, हम उसका फ़ायदा उठाएं। सही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मिट्टी के मुताबिक अगर हम फसलों को डिवाइड करें तो हमारा काम इतना आसान हो जाता है कि मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़ेगी। तो हम ज़बरदस्ती के साइंस पर मान ना जाएं कि हम मतलब जो है ना, जो मिट्टी जो उगा नहीं सकती है वो बीज दे दें उसे और फिर खूब खाद डलवाएं और खूब दवाई डलवाएं और खूब एफर्ट्स डलवाएं और खूब सब कुछ करें और फिर लास्ट में जो है ना रिजल्ट आए ना आपके हाथ में। तो ऐसे लागत बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मिट्टी के गुणों के बिहाफ पर ही जो है ना फसलों को दीजिए। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आती है तीसरी बड़ी कैटेगरी। अच्छा, ये मिट्टी भी हमारे देश में लगभग 30% के आसपास है। अगली मिट्टी है दोमट सॉइल, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का मतलब होता है जिस मिट्टी के पास 2 तरह के कैरेक्टर हों। 2 तरह के कैरेक्टर मतलब आइडेंटिफाई करेंगे आप तो आपको लगेगा अरे यार ये भी है, फिर लगेगा ये भी है, मतलब फिल्टर नहीं कर पाएंगे आप कि ये ही है। ऐसा जैसे ये क्या करती है, पानी को पकड़ती है, ये फिल्टर है, ये पानी को पकड़ती ही है, ये गुण है इसका।
ये पानी को नहीं पकड़ती है, ये इसका गुण है। पर इसका गुण ये है कि ये पकड़ती भी है और छोड़ती भी है। ठीक है, पकड़ना और छोड़ना। मतलब बारिश होगी तो एक कंडीशन बनेगी कि वो पानी को पकड़ेगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी बनेगी कि थोड़ी देर में वो ड्राई भी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों को मिला जुला है। जहाँ पर ये अंतर ना कर पाए आप कि ये ही गुण है, तो समझ लो ये वाला गुण है। ठीक है, और दूसरा इसका गुण है, ये बड़े बड़े क्रैक बनाती है, ये कोई क्रैक नहीं बनाती है, ये छोटे छोटे क्रैक बनाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्रैक बनाएगी। इसके बाद इसका गुण है कि प्योर मिट्टी होना, और इसका गुण है 60% प्लस सैंड होना। तो इसका गुण है दोनों का मिक्स होना। मतलब मिट्टी भी है और सैंड पार्टिकल हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, ककड़ा है, कुछ तो भी है। कंपलसरी नहीं है कि वो सैंडी हो, कुछ भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो और परसेंटेज भी तय नहीं है कि 40, 20, 10, 15 जो भी है, पर कुछ भी है, मतलब मिक्स है, वो मिक्स होना। ठीक है, तो ये मिक्स कल्चर होता है, और ये मिट्टी दुनिया की सबसे पावरफुल मिट्टी कहलाती है। इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा गंधक, मैग्नीशियम, आयरन ये एलिमेंट होते हैं। और ये मिट्टी हमारे भारत में 60+ % में है। और इस मिट्टी के अंदर आप रूट क्रॉप यानी कि कंद वाली फसलें उगा सकते हैं। रूट क्रॉप का मतलब होता है जैसे जिंजर उगा रहे हैं आप, टर्मरिक उगा रहे हैं आप, इसमें पोटैटो उगा रहे हैं, अनियन उगा रहे हैं, ये सारी क्रॉप्स जो रूट से बनती है, मतलब ज़मीन के अंदर जो क्रॉप होती हैं। इसमें आपका पीनट इसमें ही अच्छा आएगा, फिर गार्लिक इसमें अच्छा आएगा, अनियन इसमें अच्छा आएगा, पोटैटो इसमें अच्छा आएगा, फिर चुकंदर, सलजम, गाजर, मूली, है ना, ये अपना हल्दी, अदरक, ये सब कचूर वगैरह, ये सब शकलकंद, बहुत सारी कंद से रिलेटेड जो क्रॉप होंगी वो ये सॉइल उगा के आपको देगी और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देगी आपको। सो मिट्टी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मिट्टी लगभग 60% के आसपास है, और दुनिया की ये सबसे पावरफुल मिट्टी कहलाती है, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे बेटर तो कंद वाली फसलें होती ही हैं, लेकिन इस मिट्टी में इसके अलावा भी और फसलें होती हैं। जैसे कि आप कोई भी फसल इसमें उगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, मतलब ऑर्चर्ड उगाइए, इसमें आप ग्रेन्स भी उगाइए, इसमें आप पल्सेस भी उगाइए, मिलेट्स भी उगाइए, सब कुछ उगा सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेस्ट होगा रूट क्रॉप। ठीक है कि नहीं? तो अब देखो, हो गया सब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, कोई थीसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खड़े होकर खेत में तुरंत बता सकते इसमें क्या लगाना है। सही है कि नहीं है? नॉलेज जो है ना, फिल्टर और सरल होना चाहिए। जितना सरल होगा उतना अडॉप्ट करने में आसानी होगी, और जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा हम सब्जेक्ट से भागते जाएंगे। क्लियर हो रहा कि नहीं? तो 1000 प्रकार आप मिट्टी के नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप तो बस जाके खेत में खड़े हों और ये पकड़िए, ये कैरेक्टर मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट, ये मिल रहा है क्या, ये नहीं मिल रहा है तो ये मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है तो चलो अभी ये लगाओ अब। ठीक है, फिल्टर हो गए। तो बहुत आसान है, मतलब जो है ना, कठिन नहीं है कुछ भी, बस आप आसान तरीके से समझिए उसे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करिए। तो कुल मिला के हम मिट्टी को परखें, मिट्टी को समझें, और उसको समझने के बाद उसके हिसाब से हम काम करें तो निश्चित तौर पे बहुत मज़ा आएगा। मिट्टी को भी मज़ा आएगा, उसको भी परेशानी नहीं होगी कि उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं हमसे, है कि नहीं है, और हम लोगों को भी यील्ड अच्छा आएगा, हम लोगों के भी एफर्ट्स और वो सब चीज़ें कम लगेंगी, है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल है, और इसके बिहाफ पर हम जो है ना अपनी खेती के पहले अध्याय को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर इसमें कॉम्बिनेशन अपनी जगह काम करेंगे, पर मोटा मोटा तो आप फिल्टर हो गए ना कि मेन क्रॉप हमारी ये होगी। अब जैसे हम लोग मल्टी लेयर लगाते हैं जब, तो मल्टी लेयर में क्या करते हैं, एक रूट क्रॉप लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें एक हम लीफी क्रॉप भी लेते हैं, फिर एक क्रीपर्स क्रॉप भी लेते हैं, मतलब ये वाले गुण का भी एक लेते हैं क्रॉप। तो ये वाली मिट्टी में मल्टी लेयर का मॉडल सबसे बेस्ट होता है, पर सेकंड बेस्ट होता है सैंडी सॉइल में। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ये सिटिंग उसमें ऑलरेडी बैठ जाती है, पर हम एक मेन क्रॉप को तो अपना बना के रखते हैं। जैसे
अगर ये 2 मट है तो हम मेन क्रॉप उसको रूट क्रॉप बना के रखते हैं, क्योंकि मोटा पैसा हमें वही दे के जाती है और बाकी की सारी सपोर्टिंग क्रॉप होती हैं, तो जो रनिंग में हमारे खर्चे मेंटेन करती हैं। तो हमको चाहिए क्या, ऐसे ही तो चाहिए कि रनिंग के जो खर्चे हों वो एक क्रॉप हैंडल कर ले और बाकी जो पैसा लास्ट में आए वो एकदम बचत का हो, शुद्ध मुनाफे का हो। सो इस तरीके से हम लोग इस मॉडल के अंदर करते हैं। तो ये सॉइल से संबंधित एक बातचीत हुआ जिसमें हमने सॉइल के कैरेक्टर और उसमें लगने वाली फसलों के बारे में जानकारी दी। अब इसके बाद आता है सॉइल का हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो बड़ा टॉपिक है, वो हम लोग बाद में करेंगे। सो हेल्थ मैनेजमेंट में सॉइल का बीमार होना कैसे पहचानना, अगर बीमार है तो प्रकार क्या है बीमारी का वो कैसे पहचानना, बीमारी का प्रकार समझ में आ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना वो आपको होना चाहिए। ट्रीटमेंट करने के बाद सॉइल को ट्रीट करना और सॉइल को और बेहतर पावरफुल बनाना, ये सारे 2-3 टॉपिक उस टॉपिक के अंदर रहेंगे। सो वो दुनिया की कोई भी फसल और किसी भी कोने में आप उगाएंगे या किसी भी मॉडल में उगाएंगे वो मैनेजमेंट हर जगह काम करेगा। जैसे कि ये वाला टॉपिक हर जगह आपको लागू होगा, हर जगह आप पहचान सकते हैं मिट्टियों को और उसके हिसाब से फसलों को लगा सकते हैं। तो जो सॉइल हेल्थ का आगे का टॉपिक है वो हम लोग सेकेंड हाफ में करेंगे। सो अगर इसी तरह से सनलाइट हुई तो सीधे हम लोग डायरेक्टली सीधा थ्योरी सेशन में बैठ जाएंगे और इनकेस अगर बादल अच्छे रहे तो हम लोग फिर अगले प्रैक्टिकल में जाएंगे। सो वहाँ पर हमें अब कंपोस्टिंग करनी है। कंपोस्टिंग के अलावा पहले हमें पर्दा करना है और पर्दे के अंदर फिर जो है ना हमें कंपोस्टिंग करनी है। कंपोस्टिंग करके टिलिंग करनी है। टिलिंग करने के बाद एक अंदर का लेआउट बनाना है जो हम कल आपको बता रहे थे, वो अंदर का लेआउट बनाएंगे जिसमें हम ड्राइंग बनाएंगे कि हम कहाँ चलेंगे, फसल कहाँ लगेगी, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है ना हम बेड बनाएंगे और फिर उसमें कल्टीवेशन करेंगे। इतना काम वहाँ पे रह गया है। और फिर उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सीड्स का टॉपिक है, हमारे गायों का टॉपिक है, मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्लांटेशन का टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, प्रोसेसिंग का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स हैं बहुत सारे। इंसेक्ट का टॉपिक है, फर्टिलाइज़र का टॉपिक है, ठीक है, कि मिट्टी को कितना खाद कैसे और किस फार्मूले से बना के देना है, मिट्टी की ज़रूरत क्या होती है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है। ये सारे विषय हैं जो इस पूरे सेशन को कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जो है ना इन सारे विषयों को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि 5 दिन कंप्लीट होने के पहले ये सारे टॉपिक हम लोग कर लें, ठीक है कि नहीं। सो एक टाइम का काम यहाँ पे बचा हुआ है, एक टाइम और थोड़ा सा और है ना, इतना तो मे भी हो सकता है कि हम एक प्रोसेस तो अभी कर लें, एक प्रोसेस हम जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग फील्ड पे करेंगे और फिर वापस धूप आने के बाद हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सॉइल हेल्थ का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मिट्टी के प्रकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके बाद सॉइल हेल्थ का टॉपिक हम सेकेंड हाफ में करते हैं, ठीक है कि चलिए मिलते हैं। हाँ 2 मटी बोलते हैं उसे। हाँ? नहीं रेड, हाँ एक मिनट, कलर से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कन्फ्यूजन आप दिमाग से निकाल दो। एक व्यक्ति गोरा है और एक काला है, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि गोरा ही एरोप्लेन उड़ाएगा। क्लियर हो गया। सो कलर से उसका गुणों से कोई लेना देना नहीं। गुण अलग चीज है, कलर अलग चीज है। कलर तो ऐसा है ना, मैन्युफैक्चरिंग होते समय जो भी कलर आया भगवान ने डाल दिया, खत्म। अब उसमें ये नहीं सोचो कि यार ये क्या हो गया तो अगली बार ले लेना दूसरा कलर। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं। कलर से गुणों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ प्लीज, ये 2 मट ही है आपका, मतलब दुनिया की पावरफुल मिट्टी में बैठे हैं आप। दो मट बोलते हैं उसको, 2 मट है ना। 2 मट मतलब 2 तरह के कैरेक्टर वाली मिट्टी। हाँ 2 तरह के कैरेक्टर वाली मिट्टी। हाँ मिट्टी देखो कलर में रेड भी होती है, वाइट भी होती है, येलो भी होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, फिर ब्राउन ब्लैकिश भी होती है, रेड ब्लैकिश भी होती है। बहुत कलर हैं फिर तो, है ना। जैसे इंसानों में होता है थोड़ा गोरा, कम गोरा, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। लीफी वेजिटेबल्स इसमें ही आएगा।